बढ़िया धीरज. This is the class for change management, and I'm sharing my screen now. So, it's final core course. Change management यानी परिवर्तन को हम किस तरह से मैनेज करें. कहा जाता है कि change is the only constant. लेकिन अब वो कांस्टेंट रहने की जगह ऑल प्रिवेसिव हो गया है. हर जगह चेंज आ रहा है, काफी स्पीड से आ रहा है, और अपने आप में एक सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है कि उस चेंज को किस तरह से मैनेज किया जाए. आप कोर्स के आउटकम्स को देखें कि जो आपसे अपेक्षा की जा रही है, तो आपसे अपेक्षा ये की जा रही है कि आप समझेंगे इस चेंज मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है. अगर परिवर्तन हो रहा है तो होने दो ना, उसको हम करके बीच में इंटरफेयर क्यों करें, हम मैनेज करने की कोशिश क्यों करें. इससे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, गरज क्या है ऐसी कि आपको जाकर के ये काम करना. दूसरा, आप एक सिस्टमेटिकली प्लान चेंज की प्रोसेस तैयार कर सके. अगर आपको लग रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई परिवर्तन आने वाला है, या कोई व्यक्ति है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आप परिवर्तन के दौर से जाता हुआ देख रहे हैं भविष्य में, तो एक प्रोसेस आप क्रिएट कर सके, और ताकि आपके लिए कोई सरप्राइजेस नहीं हो. क्योंकि परिवर्तन अच्छा भी और बुरा भी हो सकता है, लेकिन जब आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो तो वो हमेशा बुरा ही होता है. वो एक प्लानिंग, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना, और उसके लिए एक रणनीति के हिसाब से काम करना, ये एक अप्लाइंग आपसे कॉग्निटिव एबिलिटी आनी चाहिए आपके अंदर, कि आप कोर्स के अंत तक आते आते कम से कम ये कर सकें. और आपको एक एनालिसिस होना चाहिए, आपको एक विश्लेषण करना आना चाहिए कि लोग परिवर्तन से डरते क्यों है, परिवर्तन से झिझकते क्यों है, घबराते क्यों है. परिवर्तन जब होता है तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ में बुरा ही होने वाला है, या चलने दो ना, ये चलता है का एटीट्यूड क्यों रहता है, कोई कारण है क्या इसके पीछे, और कारण है तो वो क्या है, और उस कारण का निवारण क्या है. अगर निवारण नहीं है तो उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं. उसके जो उस चेंज के प्रति जो रेजिस्टेंस होने वाली है लोगों की, क्या वो उनके लिए फायदेमंद है या घातक है, उसको समझना, उनको समझाना. और अगर वो नहीं भी समझे तो उनको उस उस परिवर्तन के उस दौर से गुजारना. क्योंकि कई बार चेंज परिस्थितियों में इतनी जल्दी होता है कि आप सामने वाले को समझा भी नहीं सकते, लेकिन वो आप पे भरोसा पूरा करता है. तो उस भरोसे का किस तरह से उपयोग करना, उस भरोसे को किस तरह से जगाना, क्योंकि वो भरोसा फिर भी काम का होगा. परिवर्तन से मतलब यह है कि आप ऐसी कोई चीज नई आ रही है या आप ला रहे हैं जिसमें सामने वाले ने कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको महसूस नहीं किया है. जैसे ही वो नई चीज आती है, सामने वाले का डरना, सामने वाले का उससे झिझकना काफी लाजमी है. अलग अलग तरीके आप क्या अपना सकते हैं, क्या आपके पास में अपने आप आएंगे या क्या आपको जनरेट करने होंगे, ये एनालिसिस आपको आना चाहिए. कोर्स के कंटेंट को देखें तो काफी मतलब 6 घंटे की यूनिट्स है, कॉन्टेक्ट आवर्स जिनको बोलते हैं. तो हमारा एक लेक्चर जनरली 1 घंटे का होता है. उसमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यानी ध्यान दीजिए, ये चेंज मैनेजमेंट में हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लिया है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से मतलब ये नहीं है कि आप अपने खुद के लाइफ में क्या चेंज आ रहा है उससे किस तरह से जूझे. ये साइकोलॉजी का कोर्स नहीं है, ये एचआर का कोर्स है, और उसमें भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास भी कोई संस्था है. लेकिन धीरे धीरे हो ये रहा है कि संस्था ऑफ वन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर सीइंग अगेन एंड अगेन. तो जो लोग टैलेंटेड होते हैं कंपनी में, उनको रिटेन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो चेंज आता हुआ देख सकते हैं और कंपनी बदल के चले जाते हैं. और जो लोग लॉयल है कंपनी से, तो वो चेंज आता हुआ देखते नहीं है, और कंपनी को मार्केट देख करके बदलना पड़ता है, तो उनसे चेंज की रेजिस्टेंस आती है. तो अभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं. अगर आप कोई फ्रीलांसर या किसी कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, अपना खुद का परिवार भी चला रहे हैं संस्था के रूप में, अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप देखें तो परिवार भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है. वो किस तरह से चेंजेस के थ्रू गुजरती है,
हर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट तो व्यक्ति ही होता है. देयर इज नथिंग लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन बट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल. आई थिंक दैट्स अ फेयर स्टेटमेंट टू गिव. तो वो लोग किस तरह से डील करते हैं उस चेंज से, वो भी हमको देखना पड़ेगा. लेकिन कोई व्यक्ति एक बार में मर्डर नहीं कर सकता हो, लेकिन भीड़ किसी व्यक्ति को जरूर मार सकती है. हर किसी ने एक एक मुक्का मारा, हर किसी ने एक एक लात मारी, एक व्यक्ति का देहांत हो गया. ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो सकती है, तो जब 4 लोग पास में आते हैं तो उसका नेचर जो होता है वो अलग हो जाता है. एक व्यक्ति अपने आप बैठ कर ये क्या क्या कर सकता है और क्या क्या सोच सकता है वो अलग है. 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4000 व्यक्ति, 5000 व्यक्ति, इनका स्केल की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है. वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रह जाते, वो एक समूह हो जाते हैं. उस समूह को परिवर्तन के थ्रू किस तरह से गुजारना, आज तक क्या तरीके उसके उपयोग में लिए गए हैं वो देखना. तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का नेचर क्या है, लेवल्स क्या क्या है, चेंज में किस तरह की हमको क्वेश्चंस से डील करना पड़ता है. और ये एक, देखिए ये जो कोर्स है या फिर ये जो सब्जेक्ट है चेंज मैनेजमेंट का, ये ऐसा नहीं है कि काफी समय से चलता हुआ आ रहा है. चेंज मैनेजमेंट अपने आप में एज अ टॉपिक हमेशा से रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. आजकल चेंज की प्रेशर बहुत ज्यादा है. हर जगह हर तरफ परिवर्तन की लहरें बही जा रही है और लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं. ये तो उससे रिलेटेड जो किताबें हैं, तो टेक्स्ट बुक पे कम ध्यान दिया गया है अब तक, और रेफरेंस बुक्स जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें जो आम व्यक्ति पढ़ सके या आम बिजनेसमैन पढ़ सके, जो लोग इन प्रैक्टिस है वो लोग पढ़ सके. अकेडमिशियंस के लिए वो किताबें नहीं लिखी गई है, वो किताबें लिखी गई है प्रैक्टिशनर्स के लिए. तो ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये उन्हीं इन प्रैक्टिस टॉपिक्स का अकेडमाइजेशन है. उनको उनका संस्थानीकरण है, उनको ज्यादा फॉर्मल करने की कोशिश की गई है. तो हम इसको पढ़ेंगे इस तरह से नहीं जैसा आपको दिख रहा है ना. ये these are only the topic names in the curriculum which we have to touch upon, and that's my responsibility, not yours. So you might as well overlook it, but if you are sitting here and if you are looking at this, let's look at it. तो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, चेंज से लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या होता है, फोर्स फील्ड एनालिसिस नाम की एक चीज है वो करना. चेंज मैनेजमेंट के सिस्टम्स होते हैं, चेंज से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है, मैनेजमेंट सिस्टम और कल्चर का क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या आपस में इंटरेक्शन होता है, कमिटेड और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की क्या आवश्यकता है चेंज मैनेजमेंट में. भेड़ों का अगर झुंड का लीडर अगर एक शेर है, तो वो ग्रुप भी धड़ल्ले से आगे बढ़ता है. और शेरों का झुंड का नायक भी अगर भेड़ है, तो वो पीछे हट जाता है. तो जब खूब सारे परिवर्तन के थ्रू कुछ संस्था गुजरती है, परिवर्तन जैसे एग्जांपल अगर हम ले, तो अभी जैसे कोविड-19 आते ही ये ऑनलाइन काफी लोगों ने काम करना चालू किया है. इसके अलावा काफी बिजनेसेस को अपना धंधा बंद करना पड़ा, ये अपने आप में एक चीज था. ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे सस्ता होता जाता है, वैसे बाहर के लोग किसी एक जगह पर आना चालू होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. हम इकोनॉमी पे काफी डिपेंड करते हैं, तो बाहर के अर्थव्यवस्था के जो सर्कमस्टांसेस है, जो परिस्थितियां हैं, उनके परिवर्तन से हमको काफी ज्यादा इफेक्ट होने लगता है. जो पहले स्टेबल थी वो अनस्टेबल है, तो उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा है और पीछे छूट जाने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है. तो ये इसमें लीडरशिप का क्या रोल है, और उसमें संस्था का खुद का जो स्ट्रक्चर है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कितना रिपोर्ट करता है, किस तरह से रिपोर्ट करता है, कितने किसके बॉस है, कितने उसके नीचे सबऑर्डिनेट है, उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस जो है वो हम चेंज मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर करेंगे. प्रॉब्लम्स इन चेंज मैनेजमेंट, इसमें जब हम चेंज करना चाहते हैं या लोगों को तैयार करना चाहते हैं, किसी एक, जैसे मान लिया टाइपराइटर से आप कंप्यूटर पे शिफ्ट हुए, कंप्यूटर से आप लैपटॉप्स पे, लैपटॉप की जगह अब आप मोस्टली सारा वेब बेस्ड काम करते हैं. वेब बेस्ड काम में आपको फॉर्मेलिटीज अलग तरह की होती है, टिकट्स अलग तरीके के होते हैं, कंपटीशन का नेचर बदल जाता है, कस्टमर का नेचर बदल जाता है. तो वो जब
चेंज होता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है। एक तो कम्युनिकेशन में, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किस तरह से रजिस्ट करती है। यूनियन बन सकती है, या सब लोग इनफॉर्मली एक ही ओपिनियन पे आ सकते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं होती है चेंज के लिए। हर किसी ने सोच रखा होता है कि हमारा जॉब काफ़ी स्टेबल है, या फिर हमारे काम काफ़ी स्टेबल है। वो जब कल्चर हमको क्रिएट करना हो जो हमेशा चेंज के लिए तैयार रहे, तो उसको क्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम आती है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि कई बार कल्चर इस चीज़ के लिए क्रिएट होता है कि वो स्टेबल रहे। कई बार कल्चर इस चीज़ के लिए होता है कि अ, हर नए दिन कुछ नई चीज़ आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहो। तो ये जब हम हर नए दिन कुछ नया आ सकता है इसके लिए तैयार करने के लिए कोई संस्था को बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसी चेंज मैनेजमेंट से, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है इन दिनों, तो इसमें ट्रेनिंग की जो कमी है और एजुकेशन की जो कमी है, ये किस तरह से चेंज मैनेजमेंट को अफेक्ट कर रही है और कर सकती है, इसके उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा एक है रेजिस्टेंस टू चेंज। लोग परिवर्तन से हिचकिचाते क्यों हैं, ये एक्चुअली में पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या है वो समझेंगे। किस किस तरह की रेजिस्टेंस होती है, किस किस तरह की वो झिझक या अ, अटकना होता है उसके। परिवर्तन आता है तो लोग किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती है एचआर के द्वारा, या फिर अगर आप सीईओ हैं और आपने एचआर नहीं रखा है कुछ डिपार्टमेंट, तो आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होती है चेंज के लिए, उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हो, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या तकनीकी उपयोग में ली जाती है। और जैसे ही आप चेंज जो है वो कंपनी में इम्प्लीमेंट करना चालू करें, एक तो आप होगा कि आप रिएक्ट करें, चेंज हो गया और अब आप दौड़े जा रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए, या फिर आपको ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है और आप उसके हिसाब से बदलना चाहते हैं। तो उस पहले से तैयारी करके रख करके अपनी संस्था को पहले ही बदलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज क्या है, डेल्टा टेक्निक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान आप कैसे डेवलप करेंगे। किस तरह से कुछ लोग होते हैं जो काफी पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं, फॉर्मली नहीं हो तो भी इनफॉर्मली रखते हैं, ज्यादा लोगों को जानते हैं, उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, ये काफी जानी मानी टेक्निक है। तो अगर आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी लें, जैसे किसी गांव में पोलियो की वैक्सीन के लिए दूर दराज के कोई रेजिस्टेंस है, तो आप कुछ एक गांव के पंच इत्यादि से बात करेंगे, कुछ नए लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो गांव की उस संस्था को बदलने में योगदान कर सके। तो उनको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि लोग उनके सोशल कैपिटल की तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं, वो जो करेंगे वो लोग फॉलो करते हैं। और ये सपोर्ट और ये इन्वॉल्वमेंट उनकी लोगों का किस तरह से गेन किया जाता है। ये तो मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट पे आप इसको लिमिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि परिवर्तन संस्था में हर जगह आता है। कंपनी में तो क्योंकि मार्केट से सीधा संबंध है इसलिए सबसे पहले आता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉर्पोरेट चेंज होती है, जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट चेंज होते हैं, तो साथ में हमारा सामाजिक पारिवारिक और जो गवर्नमेंट का जीवन है या मिलिट्री भी मान लें, तो वो चेंज होता रहता है। इस तरह से इस तरह के जो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, जो नई संस्था या नया उनका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए ताकि वो परिवर्तन को बार बार फैसिलिटेट कर सके। और क्या इम्पोर्टेंस है कि जैसे जैसे चेंज होते जाए उसको आप मेजर कर सके, क्योंकि ये कहावत है कि इफ यू कांट मेजर यू कांट मैनेज। अगर आपको पता नहीं है कि आप किधर तक आए हैं और कितना आए हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किधर जाना है और कितना जाना है। आप कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाले, कुछ ज्यादा ही टेंशन ले, और आपको पता भी नहीं हो कि आपने कितना अचीव किया, ये बुरी बात हो जाती है। तो उस चेंज को मेजर कैसे करें, और जब हो जाए तो उसका किस तरह से अनुमोदन किया जाए, उसको किस तरह से लोगों को बताया जाए कि हमने ये परिवर्तन कर लिया है, उनको शाबाशी देना या फिर उनको दंड देना, ये सब चीजें सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन के अंदर आएगी, और इस तरह से आपका ये करिकुलम खत्म होता है। टेक्स्ट बुक तो है भरी हुई, आप जैसे देख सकते हैं लेटेस्ट है काफी। ये आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो करिकुलम होगा उसकी आप स्लाइड्स आप आप क्लास की देख सकते हैं, और उसके अलावा ये लेक्चर्स हैं ये देख सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो स्वागत है, पूरी तरह से देखिए इसको। तो लेकिन पास होने के लिए अगर आपको आवश्यक नहीं है तो
आपके ऊपर है, मतलब there are sufficient number of classes here. I mean, 6 hours for this, 6 hours for this. So sufficient number of hours in my opinion. रेफरेंस बुक्स पे अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं एक्चुअली, तो क्योंकि नीरसता आ जाती है कई बार टेक्स्ट बुक पढ़ने में। तो जो ये किताबें हैं, रेफरेंस बुक्स जो है, ये काफी स्टोरी लाइन की तरह समझाती है, काफी काफी घरेलू बातें करती है। तो अगर आपको को देखना है तो आप देख सकते हैं। लीडिंग चेंज जो है वो काफी पॉपुलर बुक है जॉन पी कॉटर की। हम और भी नीचे स्टडी मटेरियल के अंदर देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ किताबें। 5 डिसफंक्शन ऑफ अ टीम बाय पैट्रिक लेंसियोनी, द टर्निंग पॉइंट बाय कलिंदी काले, as an Indian writer. You can buy it on Amazon. If you, all these books are not part of the curriculum per se, but that's what I'm going to teach you from, because that's a very it's a very easy material to digest. The textbooks have to be there. The textbook have to be there. But all these textbook topics have been taken from these books. So the brilliant writers who are writing these books are writing it from a perspective of actual consumption for the practitioners. But the academicians are writing it for the sake of creating a textbook, because there used to be not any textbook in the market, and we have to put in some textbook there. So that's that. Uh, a sense of urgency, again, John Carter हमने अब लिया. Only the paranoid survive by Andy Grove. ये इंटेल के चेयरमैन थे और स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने क्लासेस ली। तो द इनोवेटर्स डायलेमा बाय क्लेटन क्रिश, ये स्टीव जॉब्स की फेवरेट बुक्स में से एक थी। ये और किताबों में अगर हम देखें तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी, और फ्यूचर शॉक, एल्विन टॉफलर की 3 किताबें हमने ली है, फ्यूचर शॉक, थर्ड वेव और पावर शिफ्ट। इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। द सॉवरेन इंडिविजुअल बाय लॉर्ड जेकब रीस-मॉक, इनके सुपुत्र जो है वो अभी विपक्ष के नेता हैं ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में, और इन्होंने काफी अच्छी एक किताब लिखी है, करीब 1999 के समय से पहले की है, 97 से 99 के बीच की है। काफी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है इस किताब के अंदर। तो ये किताबें आप अपने पास में रख सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी, क्योंकि परिवर्तन की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसके बारे में समझना काफी जरूरी है। तो आप चाहे तो इन लेक्चर्स को देखें या फिर ये किताबें खरीदें, के पास में रेफरेंस के लिए होनी चाहिए। अभी ये जो देखते हैं तो टाइम कितना बाकी है अपने पास में, 11:42। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो एक सीन है मूवी के अंदर, मार्जिन कॉल नाम से एक मूवी है, उसमें एरिक डेल एक व्यक्ति है जो कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं, और वो हेड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल संस्थाओं के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो तरह तरह की घटनाओं के लिए तैयारी करके रखता है। तो एक घटना तो ये भी होनी चाहिए कि वो खुद का जॉब लॉस कर दे, और वो उसको प्रेडिक्ट नहीं करता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है फाइनेंशियल डाउनटर्न में। और ये जो वीडियो है हम अभी साथ में देखेंगे, आपको फीलिंग आ सकती है कि ये रिएक्शन वीडियो हो, लेकिन तो उस तरीके से देखने का हम प्रयत्न करेंगे कि इससे क्या सीख सकते हैं। तो फील आना जरूरी है कि हम एक्चुअली में अभी कॉर्पोरेट में है नहीं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है।
मार्जिन कॉल अपने आप में एक अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, फिर अमेजोन प्राइम इत्यादि पर अगर अवेलेबल हो तो आपको देखनी चाहिए। तो जब चेंज होता है तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। Okay, I think it should work now. Well, that's a lot of emotions. So you are probably going to deal with something as sensitive as this. Change is unpleasant for everybody who likes something stable. So how do you manage that? Yaksha Prashna of this course. Let's see. See you around.